हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अभी तक हमने देखा कुरेन अपने सेक्रेटरी से हेल्प मांगता है और वो भी हेल्प करने को तैयार हो गई थी और दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। कुरेन कहता है अब आगे, पर लेनी ये सब तुम कैसे जानती हो? लेनी कहती है मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, मगर तुम्हें याद है जब सिचेन को ब्लड की ज़रूरत थी तुम वहाँ नहीं थे, तब वांग जी खुद मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया था कि वो सिचेन को ब्लड दे सकता है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो तुम्हारा और सिचेन का है। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सच में वही ब्लड ग्रुप है जो सिचेन और तुम्हारा है, तब मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने गार्ड से वांग जी के बारे में पता करवाने को कहा था और मेरी तलाश तुम्हारी सेक्रेटरी पर ख़त्म हुई। उसके बाद मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से मिलने गई, मगर उसके लैंडलॉर्ड ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में है और फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल गई। तब उसने मुझे सारा एक्सीडेंट के बारे में बताया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने जाते समय मुझसे केवल एक ही वादा लिया कि वो आपको कभी ना बताए कि वांग जी आपका बेटा है, और साथ ही मुझसे वादा लिया कि मैं वांग जी का ध्यान रखूं। और फिर मैंने खूब सोचा और एक हफ्ते बाद जब सिचेन को भी होश आया तो उसने भी मुझसे यही कहा कि मैं उस बच्चे को अपना भाई बनाना चाहता हूँ, इसलिए फिर मैंने वांग जी को अडॉप्ट कर लिया, मगर ना ही वांग जी को और ना ही तुम्हें बताया कि वांग जी तुम्हारा बेटा है। यह सुनकर कुरेन कहता है क्या लेनी, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपा सकती हो कि वांग जी मेरा बेटा है? और लेनी से कहता है आई एम सो सॉरी लेनी, पर मुझे दुनिया को बताना होगा कि वांग जी मेरा बेटा है। यह सुनकर सभी लोग शौक, क्योंकि अगर सभी को पता चल जाता कि उसका बेटा एक नाजायज़ बेटा है तो इससे उसके शेयर पर, उसकी कंपनी पर बुरा असर पड़ता। इस बात को समझते हुए वांग जी कहता है नहीं डैड, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा होगा कि हम लोग कुछ टाइम के लिए अलग रहे। ये कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और रूम में आकर रोने लगता है। ये देखकर विंग उसे हक करता है और वांग जी से कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम इतने सालों बाद तुम्हें पता तो चल गया ना कि तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे पास डैड है। मैं जानता हूँ मॉम तुम्हारी स्टेप मॉम है, पर फिर भी तुम्हारे पास मॉम है, इतना प्यार करने वाले स्टेप ब्रदर है। अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और वांग जी को टाइट करके हक कर लेता है। अब विंग वांग जी को बेड पर लाता है और उसे अच्छे से लेटाकर उसी के पास बैठ जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग और वांग जी उठते हैं, अपना थोड़ा सा सामान पैक करते हैं और नीचे हॉल में आते हैं जहां आज सभी लोग उदास बैठे थे। विंग और वांग जी को देखकर कुरेन तो वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है वांग जी मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बेटे हो, पर बेटा तुम यूँ घर छोड़कर मत जाओ। मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे अडॉप्टेड सन नहीं बल्कि मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं डैड, अभी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और मैं खुश हूँ कि न चाहते हुए भी मैं बचपन से अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ ही था, पर अभी इस सब के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कहते ही वो अपने डैड को हक करता है। इधर मिसिस लेन के आंखों में आंसू थे। वो विंग को हक करते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी केयर अच्छे से नहीं कर पाई। विंग कहता है नहीं मॉम, प्लीज़ आप ऐसा मत कहे, आपने तो मेरे लिए वो किया है जो शायद मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी ना कर पाते। आपने मुझे जीना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, वरना आज के ज़माने में कौन से इन लॉस अपने सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ को पढ़ाता है। और आपकी जगह कोई और होता तो वो कब का मुझे डिवोर्स करवा कर छोड़ देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझे पढ़ा लिखा कर अपने बेटे के काबिल बनाया। ये सुनकर तो मिसिस लेन और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और विंग के बालों को सहलाकर वांग जी के पास आती है और वांग जी का हाथ पकड़कर कहती है वांग जी मेरा दिल जानता है तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम न होने के बावजूद भी मैंने कभी तुम्हें और सिचेन में फ़र्क नहीं किया। हमेशा मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया, वो हक दिया जो तुम्हारा था, और आज एक बदतमीज़ औरत के कहने पर तुम अपना घर, अपने मॉम डैड, अपनी फैमिली को छोड़कर जा रहे हो। ये तो गलत बात है ना वांग जी? वांग जी मिसिस लेन को हक करता है और इमोशनल होते हुए कहता है नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं जानता हूँ कि आपने सिचेन गगा और मुझ में कभी फ़र्क नहीं किया।
इनफैक्ट इतने सालों से मैं यही सोचता था कि काश आप मेरी बायोलॉजिकल मॉम क्यों नहीं है, क्यों आप मेरी अडॉप्टेड मॉम हैं। ये सब बातें चली रही थी तब तक इधर सीचेन विंग से कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि वांग जी बहुत ज़िद्दी है, वो जो एक बार सोच लेता है वो तो करके ही मानता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि अगर उसने एक बार जाने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, गग्गा वो अभी मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। सीचेन कहता है, विंग क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। विंग हाँ में इशारा करता है। सीचेन विंग से कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि मैं वांग जी से कहूँगा तो वो नहीं मानेगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम वांग जी को जापान जाने के लिए मना लो, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कंपनी को संभाले। मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस बात के लिए नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हें उसे मनाना होगा और जापान जाकर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लिखा है कि आज से वांग जी उस कंपनी का सीईओ है। विंग कहता है, नहीं गग्गा मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि वांग जी को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। सीचेन कहता है, मैं जानता हूँ विंग, पर नई शुरुआत करना आसान नहीं होता, और अगर तुम वांग जी को समझा सको तो इस कंपनी को संभालने के लिए साथ साथ वांग जी अपना दूसरा बिजनेस स्टेबल कर सकता है, इसलिए प्लीज़ उसे मनाओ। सीचेन की बात समझकर विंग मान जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रख लेता है। और सीचेन विंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जापान में तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था करवा दूंगा। इतना कहकर वो भी विंग के सर पर हाथ रखता है और वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी मैं मॉम डैड की तरह तुम्हें रुकने को नहीं कहूँगा, पर हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम जो भी काम करो उसे मन लगाकर और पेशेंस के साथ करना, ठीक है। वांग जी सीचेन की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और उसे हक करके ऑल द बेस्ट कहता है। अब वांग जी सभी को बाय कहकर अपना सामान उठाता है और विंग का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाता है। सभी लोग वांग जी और विंग को छोड़ने मेंशन से बाहर आते हैं। वांग जी सबको दोबारा बाय कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। सबके आंखों में आंसू थे। वांग जी ड्राइवर से कहता है, एयरपोर्ट चलो। विंग और वांग जी की गाड़ी निकल जाती है। इधर मिसिस लेन और कुरेन दोनों वांग जी को जाते देखकर रो रहे थे। मिसिस लेन कुरेन के शोल्डर पर सिर रखकर कहती है, कुरेन उस औरत ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया। कुरेन कुछ भी नहीं बोलता, वो लेनी को कंसोल कर रहा था, मगर अचानक कुरेन के हार्ट में पेन होता है, वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी मिसिस लेन कहती है, सीचेन जैसे ही देखता है कि उसके डैड बेहोश होकर नीचे गिर गए हैं, वो फटाफट ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता है और अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल जाता है। इधर विंग और वांग जी गाड़ी में एक दूसरे को संभाल रहे थे। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। विंग कहता है, वांग जी मैं एक बात कहूँ। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, वांग जी क्यों ना हम जापान चले। वांग जी शॉकिंग नज़रों से विंग को देखता है। विंग कहता है, हाँ वांग जी तुम तो जानते हो गगर ने मुझे कुछ काम सौंपा था और मैंने गगर को प्रॉमिस किया था कि मैं उनका काम करूँगा, इसलिए प्लीज़ क्या हम पहले जापान चले। विंग की बात सुनकर वांग जी कुछ सोचता है और फिर विंग को हक करके कहता है, ओके पहले हम जापान चलते हैं। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब कुछ देर बाद हम विंग और वांग जी को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां वांग जी बताता है कि विंग जापान की फ़्लाइट 1 घंटे बाद है, क्यों ना तब तक हम कॉफ़ी पिए। विंग हाँ में सिर हिलाता है। इधर शुयान और जिया को उनके कनेक्शन के थ्रू पता चल जाता है कि वांग जी ने एयरपोर्ट से रिजाइन ले लिया है। साथ ही न्यूसेन को भी पता चल जाता है कि विंग ने कॉलेज छोड़ दिया है। वो तीनों अब वांग जी और विंग को कॉल करते हैं। इधर विंग का फ़ोन रिंग होता है, वो कॉल उठाता है तो कॉल पर न्यूसेन था। न्यूसेन विंग से कहता है, विंग तुम अचानक कॉलेज छोड़कर कहाँ जा रहे हो। विंग न्यूसेन से कहता है, हाँ हुसैन मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। न्यूसेन कहता है, पर क्यों और तुम कहाँ जा रहे हो। विंग न्यूसेन को बता देता है कि वो जापान जा रहा है। न्यूसेन कहता है, क्या जापान, पर क्यों और तुम कहाँ हो। विंग कहता है, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। इतना सुनते ही न्यूसेन फ़ोन रखता है और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलता है। इधर शुयान और जिया वांग जी का फ़ोन ट्राई कर रहे थे, मगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वांग जी विंग का फ़ोन देखता है तो वो विंग से कहता है, विंग तुमने अभी भी अपना फ़ोन ऑन रखा है। विंग हाँ कहता है और पूछता है, क्यों, तुमने ये क्यों पूछा। वांग जी कहता है, विंग फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड में से कोई भी मुझे या तुम्हें फ़ोन करके रुकने को कहे।
इसलिए लाओ अपना फ़ोन मुझे दो, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। और वो विंग से फ़ोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है। इधर जिया और शुयान बार बार वांग जी को कॉल कर रहे थे, मगर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। जिया कहती है शुयान विंग का फ़ोन ट्राई करो। शुयान कहता है विंग का नंबर मेरे पास नहीं है। जिया कहती है तुम्हारे पास हुसैन का नंबर तो होगा ना, उसे पूछो कि विंग कहाँ है। शुयान कहता है हाँ उसका नंबर है। और वो न्यू हुसैन को कॉल करता है। न्यू हुसैन जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, वो अपना फ़ोन देखता है तो उसमें अनोइंग कॉल देखकर कहता है पता नहीं इस समय कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और वो कॉल को काट देता है। जैसे ही शुयान अपना फ़ोन देखता है कि हुसैन ने उसका फ़ोन काट दिया है, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो दोबारा कॉल करता है, हुसैन फिर से कॉल काट देता है। अब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और विंग को कॉल करता है, मगर विंग का फ़ोन स्विच ऑफ था। न्यू हुसैन को गुस्सा आता है कि थोड़ी देर पहले ही तो उसने विंग से बात की थी, मगर अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं वो प्लेन में बैठ तो नहीं गया। यही सोच के उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है। अब हुसैन भी काफ़ी गुस्से में था, वो फ़ोन उठाकर सीधा डांटना चालू कर देता है। शुयान जो वो भी गुस्से में था, मगर डांट खाते हुए कहता है अजीब बात है, गुस्सा मैं हूँ, मुझे इसे डांटना चाहिए था, मगर ये तो खुद ही मुझे डांट रहा है। तभी शुयान कहता है न्यू हुसैन। जैसे ही न्यू हुसैन अपना नाम सुनता है, वो एकदम से कहता है कौन? शुयान। शुयान कहता है बेवकूफ़ मैं हूँ, और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम थे कहाँ? अब हुसैन समझ जाता है कि वो शुयान है। वो फ़ोन पर कहता है शुयान का आप है? मैं हूँ, पर तुम हो कहाँ, और मेरा फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? न्यू हुसैन कहता है वो मैंने सोचा पता नहीं कौन मुझे कॉल कर रहा है, और मैं गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाया। शुयान कहता है क्या गाड़ी चला रहा था? किसका क्या मतलब? और तुम हो कहाँ? न्यू हुसैन कहता है वो मैं एयरपोर्ट आया था विंग से मिलने, पर लगता है वो लोग चले गए। शुयान कहता है क्या चले गए का क्या मतलब? न्यू हुसैन कहता है क्या आपको नहीं पता है कि वांग जी और विंग हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं? ये सुनकर तो शुयान शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा? हुसैन कहता है कि विंग कह रहा था कि वो जापान जा रहे। ये सुनकर तो शुयान फ़ोन बंद करता है और गुस्से में कहता है देखा जिया, वांग जी की हमेशा से ये प्रॉब्लम है, वो हमें कुछ नहीं बताता, अब देखो वो जापान चला गया हमेशा हमेशा के लिए। जिया कहते हैं क्या जापान, पर क्यों शुयान? शुयान कहता है पता नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। अब हम इधर हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर सिचेन को बताता है कि उन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है, और वो कोमा में चले गए हैं, और वो कब उठेंगे ये पता नहीं है। ये सुनकर सिचेन और मिसिस लेन पूरी तरह टूट जाते हैं। मिसिस लेन सिचेन को कहती है कि क्या वांग जी को कॉल लगा, उसे बताना होगा डैड के बारे में। जिसे सुनकर सिचेन कहता है मॉम मैं काफ़ी कॉल कर चुका हूँ, मगर दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ है। और हम इधर देखते हैं वांग जी और विंग प्लेन में बैठे थे। वांग जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर वो विंग से कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें बंद करके सबके साथ अपना वो हैप्पी मोमेंट याद करने लगता है। इधर विंग भी सैड था, पर वो भी कुछ नहीं कहता। और अब हम सीधा जापान का सीन देखते हैं, जहाँ विंग और वांग जी जैसे ही जापान की एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर 4 गार्ड खड़े थे, जिनमें से एक पर्सन के पास विंग और वांग जी के नाम का बोर्ड था। विंग जैसे ही जैपनीज़ में अपना नाम और वांग जी का नाम पढ़ता है, विंग उनके पास जाकर उन सबको जैपनीज़ में हेलो कहता है और अपना और वांग जी का इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये नाम हम दोनों के हैं। तभी वो पर्सन अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। इधर वांग जी ये देखकर विंग से कहता है विंग क्या तुम्हें जैपनीज़ आती है? विंग मुस्कुराकर कहता है हाँ वांग जी, क्या तुम्हें नहीं आती है? वांग जी कहता है नहीं। विंग मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। इतना कहकर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग से कहता है विंग ये हमें लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? विंग कहता है ये सब बॉडीगार्ड है और इन्होंने मैनेजर को कॉल किया है, वो हमें लेने आ रहे हैं। वांग जी ओ कहता है और सिर हिलाता है। कुछ देर बाद विंग और वांग जी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक हैंडसम ड्रेसिंग पर्सन उतरता है। वांग जी तो उसे देखकर, उसकी ब्यूटी पर्सनैलिटी को देखकर अपने आप को कम समझता है, और वो उतरकर सीधा विंग के पास आकर विंग को जैपनीज़ में हेलो कहता है। साथ ही अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं सिचेन सर का पीए हैपेन हूँ। विंग उसे देखकर जैपनीज़ में ही उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि गगा का पीए कोई ओल्ड मैन होगा, मगर आप तो बहुत ही हैंडसम है। विंग के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर हैपेन विंग को थैंक यू कहता है और वो वांग जी से हैंडशेक करता है और वांग जी से चाइनीज़ में बात करता है।
जिसे देखकर विंग शौक होते हुए पूछता है कि क्या आपको चाइनीज आती है। हैपेन हाँ में सिर हिलाकर कहता है हाँ मुझे चाइनीज आती है। विंग कहता है फिर आपने मेरे साथ जापानीज में क्यों बात की। हैपेन विंग और वांग जी को गाड़ी के अंदर बिठाते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता था कि हमारे बॉस सिचेन सर ने आपकी इतनी तारीफ़ की है तो मैं आपका टेस्ट ले रहा था। विंग कहता है टेस्ट पर क्यों। हैपेन कहता है क्योंकि आप यहाँ के इतने बड़े अंपायर को संभालने वाले हैं, इसलिए। विंग कहता है क्या अंपायर, पर गग्गर ने तो एक छोटी सी कंपनी कहा है। हैपेन कहा ये तो आप सिचेन सर से ही पूछ सकते हैं, पर मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि हमारी कंपनी जापान की सबसे बड़ी कंपनी में से पहले नंबर पर आती है। विंग और वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। हैपेन कहता है सर आज आप आराम कर ले, कल मैं आपको ऑफिस ले जाऊंगा। इतना कहकर वो विंग और वांग जी को एक लग्जरी और ब्यूटीफुल मैंशन में ले जाता है, जहाँ जैसे ही गेट से अंदर गाड़ी आती है तो वहाँ खड़े सभी गार्ड दोनों तरफ खड़े होकर विंग और वांग जी को सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं। विंग और वांग जी तो ये देखकर शौक थे कि उसके गगर ने कुछ ही सालों में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। विंग और वांग जी हैपेन के साथ अंदर जाते हैं, जहाँ जब विंग डाइनिंग टेबल देखता है तो वो शौक हो जाता है, क्योंकि उस टेबल पर कम से कम 50 आदमी बैठकर खाना खा सकते थे। हैपेन अंदर आकर सभी शेफ को बुलाता है और विंग से कहता है ये सभी देशों के टॉप शेफ है, तो आपको जिस भी कंट्री का फूड खाना हो तो आप इनसे कहकर बनवा सकते हो। और मेड को बुलाता है और उनके बारे में बताता है कि ये सभी सर्वेंट अपने काम के साथ साथ कुंफू, कराटे, फाइटिंग में भी वेल ट्रेन हैं। विंग और वांग जी तो ये सब देखकर शौक थे। और अब हैपेन विंग और वांग जी को एक रूम में ले जाता है, जहाँ देखकर विंग तो पूरी तरह शौक, क्योंकि उस रूम में मेंस के कपड़े, जूते, घड़ी, टाई, बेल्ट, परफ्यूम, इनफैक्ट एवरीथिंग सब कुछ रखा था। और फिर विंग को भी दूसरे रूम में ले जाता है और वहाँ भी विंग के साइज के सभी ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, शूज, ज्वेलरी, एवरीथिंग सब कुछ रखे थे। विंग शौक होकर कहता है मिस्टर हैपेन ये सब क्या है। हैपेन बताता है कि हमें सर ने इन्फॉर्म किया था कि आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सब आपके लिए है। ये देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि गग्गा ने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब गग्गा को मुझ पर यकीन नहीं है। विंग जो वांग जी को समझता था वो हैपेन से कहता है मिस्टर हैपेन इन सब के लिए थैंक यू, पर मैं और मेरे हस्बैंड एक ऑर्डिनरी पर्सन है और हम उसी तरह जीना चाहते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारे रहने के लिए एक छोटा सा हाउस रेंट पर ले लें। और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं जानता हूँ ये सब मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आया। और वांग जी की तरफ देखकर कहता है क्यों वांग जी अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए हाँ में इशारा करता है। ये सुनकर हैपेन कहता है बॉस रेंट पर हाउस मिलना तो मुश्किल है, तो क्यों ना आज आप तब तक यहीं रहे। विंग कहता है ओके, अगर घर मिलने में टाइम है तो तब तक हम किसी होटल में या फिर किसी डोम में रह सकते हैं। क्यों वांग जी हाँ में इशारा करता है। और हैपेन कहता है पर सर ये सब सिचेन सर ने आपके लिए बड़े प्यार से करवाया है। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें इस चीज़ के लिए थैंक यू और सॉरी दोनों कह दूंगा। इतना कहकर वो वांग जी के साथ बाहर आ जाते हैं और हैपेन से कहता है कि आप ऑफिस जाइए, अपना काम करिए और जब आपको मेरी ज़रूरत होगी मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और वांग जी हैपेन से कहता है कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। और वो हैपेन से कहता है कि आप करना ही चाहते हैं तो इस एड्रेस का पता करवाए कि ये घर कहाँ है। हैपेन वांग जी की बात सुनकर कहता है जी सर मैं पता करवा दूंगा। इतना कहकर विंग और वांग जी एक होटल में चले जाते हैं। इधर हैपेन एक गार्ड को बुलाकर वो एड्रेस देते हुए कहता है इस एड्रेस का पता करके मुझे 1 घंटे में इसकी पूरी जानकारी चाहिए। वो गार्ड हाँ कहकर चला जाता है। अब 1 घंटे बाद हैपेन के पास उस जगह की पूरी डिटेल थी। वो डिटेल लेकर हैपेन विंग और वांग जी के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये केवल एक छोटा सा रूम है और इसका जो मालिक है वो काफ़ी साल पहले यहाँ से चला गया है। वांग जी हैपेन से कहता है उस आदमी का पता करो और मुझे वो घर खरीदना है। इतना सुनकर हैपेन वहाँ से चला जाता है और सोचता है बॉस इतने से छोटे घर को क्यों खरीदना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर उनके पास इतने सारे विला है। फिर भी पर वो तभी भी मन मारकर चला जाता है। इधर वांग जी विंग से कहता है विंग मेरे पास थोड़ा सा सेविंग है,
मैं उसी सेविंग से वो घर खरीदना चाहता हूँ। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो वांग जी को हक करता है। और अब हम अगले मॉर्निंग का दिन देखते हैं, जहाँ हेपेन वांग जी को बताता है कि वो पर्सन उस घर को 3 मिलियन में बेचना चाहता है। वांग जी सोचता है उसके पास तो केवल 2 मिलियन ही है, वो अब क्या करे। हेपेन कहता है, सर क्या मैं उस घर को खरीद लूँ। वांग जी मना करता है और वो अपने पास कुछ सामान देखने लगता है।